हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। मैं उमा शंकर। बहुत समय से वेट हो रहा था कि मैं सीएनटी एक्ट कब पढ़ाऊँगा। देखिए, जेपीएससी पेपर 2 के लिए लैंड एक्ट जो है ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आप इसके सिलेबस को देखेंगे तो लैंड एक्ट से टोटल 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 12 क्वेश्चन में 5 रहता है सीएनटी से, 5 एसपीटी से। बाकी के जितने अदर एक्ट्स हैं, लैंड एक्ट्स, उससे 2 क्वेश्चन रहता है। तो सीएनटी और एसपीटी ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ओके। अब इसमें दिक्कत ये आती है कि जब छात्र इसको पढ़ने बैठते हैं तो पहले तो पता नहीं चलता है कि कितना पढ़ना है, कौन सा आर्टिकल पढ़ना है, कौन सा सेक्शन पढ़ना है। एक बात आप ध्यान रखिए, ये जो एग्ज़ाम है ये कोई लॉयर का एग्ज़ाम नहीं है। लॉयर को जो जानकारी होगी सीएनटी एक्ट की और आपको जो जानकारी होगी इसमें डिफरेंस होना चाहिए। ओके। तो हम लोग एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे ताकि सारे क्वेश्चंस को आसानी से आप सॉल्व करें। जितने इसके सेक्शंस, चैप्टर्स हैं, जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं, उन सभी को पढ़ाया जाएगा और बिल्कुल कहानी की तरह एक सरल भाषा में हम लोग इसको समझेंगे। ठीक है? तो ये जो पहला लेक्चर है, इंट्रोडक्शन लेक्चर है, इसमें हम लोग सीएनटी एक्ट की संक्षिप्त विवरण को समझेंगे। ठीक है? बैकग्राउंड इसका क्या है, यहाँ से शुरू करेंगे। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन ये पहला लेक्चर है और इसी तरह से बाकी जो लेक्चर होगा उसको भी कवर करवाया जाएगा और इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आप जो है ऐप से कर पाएंगे बाइलिंगुअल टेस्ट के माध्यम से। ठीक है, पीडीएफ ऐप में अवेलेबल रहेगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो कहानी शुरू होती है आज से सैकड़ों साल पहले। छोटा नागपुर के घने जंगलों में हमारे मुंडा, उरांव और अन्य आदिवासी भाई बहन शांति से रहते थे। उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से जंगलों को साफ किया और खेती करने लायक जमीन बनाई। मुंडाओं ने जो जमीन बनाई उसको खूंटकट्टी जमीन कहा गया। उरांव ने जो जमीन बनाई उसको भुइंहारी जमीन कहा गया। इन जमीनों का कोई एक मालिक नहीं होता था। पूरा गांव मिलकर के खेती करता था। कोई टैक्स नहीं, कोई जमींदार नहीं, सब कुछ एकदम हैप्पी हैप्पी चल रहा था। लेकिन इसके बाद विलन की एंट्री होती है। 1765 में जब अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी, मतलब टैक्स वसूलने का अधिकार, ये जब मिल जाता है तो अंग्रेज चाहते हैं कि खूब सारा पैसा जो है वो यहाँ से कलेक्ट करें। और वो क्या करते हैं, बाहर से जमींदारों को, ठेकेदारों को, साहूकारों को झारखंड में भेजना शुरू करते हैं। ओके। ये जो बाहर से आए लोग हैं, इनको आदिवासियों ने क्या नाम दिया? दिकू। ये जो दिकू यहाँ पर आए, इन्होंने कहा कि आज से ये जमीन का मालिक हम लोग हैं। आज से इस जमीन के मालिक हम हैं, टैक्स दो वरना जमीन हमारी। अब भोले भाले आदिवासियों को कानून की समझ नहीं थी। जो लोग टैक्स नहीं दे पाए उनकी खूट कट्टी और भुइंहरे जमीनें छीन ली गई। आदिवासियों को अपनी ही जमीन पर मजदूर बना दिया गया। उनसे जबरदस्ती बिना पैसे के काम करवाया जाने लगा, जिसे बैठ बेगारी कहते हैं। ठीक है। जो लोग कभी जमीन के मालिक थे वो अब गुलाम बन चुके थे। गुस्सा धीरे धीरे उबल रहा था। बस इसी के बाद जो है अलग अलग आदिवासी नायकों की एंट्री होती है झारखंड में और अलग अलग विद्रोह शुरू हो जाते हैं। कोल विद्रोह ये सबसे पहले जो है यहाँ से शुरुआत होती है, जब कोल आदिवासी भयानक विद्रोह करते हैं। इसके बाद अंग्रेज डरते हैं और उन्होंने जो है विल्किंसन रूल लागू किया, जिससे थोड़ा बहुत सुधार हुआ, लेकिन जमीन छीनना बंद नहीं हुआ। ये जमीन से संबंधित कानून नहीं है, लेकिन आप कह सकते हैं कि यहाँ से एक तरह से रिफॉर्म होना शुरू होता है अंग्रेजों के द्वारा। इसके बाद जो है संथाल परगना में सिद्धू कानू ने संथाल हुल का बिगुल फूंका। ठीक है। फिर सरदारी आंदोलन। 40 सालों तक आदिवासियों ने अपनी जमीन वापस पाने के लिए शांति से कानून लड़ाई लड़ी, लेकिन अंग्रेज अदालत ने उन्हें न्याय नहीं दिया। बाद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विद्रोह होता है। ये कब होता है? जब भगवान बिरसा मुंडा का उलगुलान शुरू होता है। जब सब रास्ते बंद हो गए, जुल्म जब हद पार कर गया, तो 1895 में
धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा ने अपने तीर धनुष उठा लिए। उन्होंने एक महाविद्रोह छेड़ दिया जिसे उलगुलान कहा गया। उन्होंने नारा दिया, अबुआ दिसुम अबुआ राज, मतलब हमारा देश हमारा राज। इस विद्रोह से अंग्रेज की रूह कांप गई। अब इसके बाद क्या होता है कि इतने सारे विद्रोह और प्रभाव देख करके अंग्रेजों को झुकना पड़ता है। खासकर भगवान बिरसा मुंडा के उलगुलान के बाद अंग्रेजों को एक बात समझ में आ जाती है कि अगर आदिवासियों की जमीन को इन आदिवासियों की जमीनों को सुरक्षा नहीं दी गई, जमीन को नहीं बचाया गया, तो हम यहाँ राज नहीं कर पाएंगे, हमें यहाँ से ये खदेड़ देंगे। इसीलिए आदिवासियों की जमीन को बचाने के लिए अंग्रेजों ने और बाद में फिर भारत सरकार ने कई मजबूत सुरक्षा कवच बनाए, कई लैंड एक्ट्स बनाए। इसी कवचों को हम क्या बोलते हैं? लैंड एक्ट्स कहते हैं। ओके, यहाँ पर विल्किंसन लिखा हुआ है, हालांकि ये लैंड एक्ट्स नहीं है, लेकिन रिफॉर्म में ये आ जाता है इसलिए यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, महत्वपूर्ण है सीएनटी एसपीटी एग्जाम परस्पेक्टिव से। ओके, तो ये जो दो कानून थे मुख्य रूप से सीएनटी और एसपीटी। सीएनटी जो है ये सबसे बड़ी और मजबूत ढाल है। कहाँ ये लागू होता है? उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, पलामू और कोल्हान। कोल्हान चूंकि छोटा नागपुर का ही हिस्सा है ना, तो यहाँ भी लागू होता है। मतलब संथाल परगना के 18 जिलों को छोड़ 6 जिलों को छोड़ करके बाकी जो डिस्ट्रिक्ट बचते हैं, कितने? 18 डिस्ट्रिक्ट, तो वहां ये लागू होता है। ओके, फिर एसपीटी 1949, ये संथालों का ब्रह्मास्त्र है। सिर्फ संथाल परगना के 6 जिलों में ये लागू है। ठीक है, संथाल हुल के बाद यहाँ के जो लोग हैं उनके जमीनों को सुरक्षा देने के लिए और जो ग्राम प्रधान हुआ करते थे उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इस कानून को बनाया गया। विल्किंसन रूल क्या है? ये जो है मुंडा मान की व्यवस्था को कानूनी रूप दिया गया। इससे ये कोल्हान क्षेत्र में लागू किया गया था। ओके, और भी बहुत सारे हैं लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है सीएनटीएसपीटी। जब अंग्रेज मजबूर हो गए थे और आदिवासियों की जमीनों को संरक्षण देने के लिए कानून बनाने का फैसला किया, तो सबसे पहले उन्होंने जमीन का सर्वे शुरू करवाया। जमीन का सर्वे शुरू करवाया। ओके, इसके लिए क्या किया उन्होंने? उन्होंने एक जर्मन पादरी की मदद ली। ओके, जो आदिवासियों के सिस्टम को बहुत अच्छे से समझते थे। उनका नाम क्या था? फादर जॉन बैप्टिस्ट हॉफमैन। फादर हॉफमैन ने सालों की रिसर्च के बाद एक जादुई ढाल, मैजिकल शील्ड जिसको कह सकते हैं, ये बनाया। इसी ढाल का नाम था सीएनटी, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। ओके, जो कि 1908 में लागू होता है। फादर हॉफमैन ने ही सीएनटी एक्ट का ब्लूप्रिंट, जिसको खाका बोलते हैं, ड्राफ्ट बोलते हैं, इसको तैयार किया। और कई सालों की मेहनत के बाद ये ऐतिहासिक दिन आता है जब ये लागू हो जाता है। ओके, कब लागू होता है? 11 नवंबर 1908 को। इस दिन छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट को जो है लागू किया गया। आदिवासियों को उनकी खूंट कट्टी और भुइयारी जमीनें जो थी उनको कानूनी अधिकार मिल गया। कानूनी अधिकार जो है मिल गया और बैट बेगारी जो है इसको खत्म कर दिया गया हमेशा के लिए, इस पर बैन लगा दिया गया। ठीक है, ये जो है इस तरह का कानून था। इसमें यह कह दिया गया कि जो आदिवासी की जमीन है कोई गैर आदिवासी आसानी से नहीं खरीद सकता है और जमींदार मनमाना लगान नहीं वसूल सकते हैं। ठीक है, तो इतना ही इसका हिस्ट्री है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, और ज्यादा डीप में नहीं जाना है। मैंने क्या कहा कि आप जो है लॉयर नहीं बनने वाले हैं, इतना पढ़ना है कि सब कुछ समझ में भी आ जाए और एग्जाम का कोई क्वेश्चन भी नहीं छूटे। अब इतना जो हम लोगों ने पढ़ा, तो इसका संक्षिप्त विवरण क्या है, जो एक सारांश होता है उसको हम लोग देखते हैं। देखिए, ये जो नाम है सीएनटी, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, तो इसमें क्या टेनेंसी, टेनेंसी लगा हुआ। टेनेंसी का मतलब क्या होता है? टेनेंसी एक्ट होता क्या है? टेनेंसी का हिंदी होता है काश्तकारी। इसका सीधा मतलब है किराएदारी व्यवस्था। इसमें आपको यह समझना है कि कोई जमीन है, इस जमीन का मालिक कौन है? पहला चीज, इस जमीन का मालिक कौन है। दूसरा, इस पर खेती कौन कर रहा है, ये दूसरा हो गया। जमीन का मालिक कौन है, जमीन पर खेती कौन कर रहा है, और जो खेती करने वाला मतलब किसान, ये मालिक को कितना टैक्स दे रहा है। बस इन्हीं
तीन चीजों के नियम कानून को टेनेंसी एक्ट कहते हैं। यही है टेनेंसी एक्ट। ओके। अब एक छोटा सा विवरण देखते हैं हम लोग सीएनटी एक्ट के लिए जो इंपॉर्टेंट है। अभी जितने वर्ड्स आपको दिखाई पड़ेंगे ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जितने वर्ड आप देखेंगे, जितने कीवर्ड देखेंगे, ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक बात आपको याद रखना है कि ये जो सीएनटी एक्ट है इसको जनजातियों का मैग्ना कार्टा कहते हैं। जनजातियों का मैग्ना कार्टा। ओके। उसके बाद ये कब लागू हुआ है? 11 नवंबर 1908 को। और फर्स्ट टाइम जो है ये कलकत्ता गजट में प्रकाशित हुआ था। और ये जो कानून है ये किससे आप कह सकते हैं कि इन्फ्लुएंस्ड है, किससे प्रेरित है? तो बंगाल टेनेंसी एक्ट से ये जो है प्रभावित है। बंगाल काश्तकारी अधिनियम से ये प्रभावित है। ओके। इसमें 19 चैप्टर्स हैं, 271 सेक्शंस हैं, धाराएं, और 2 अनुसूचियां हैं, शेड्यूल। ये सब कभी-कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है। ओके। तो ये इसका संरचना हो गया। निर्माता जिन्होंने इसका खांचा तैयार किया, जिन्होंने इसका ड्राफ्ट तैयार किया है, उनका नाम क्या है? जॉन बैप्टिस्ट हॉफमैन। और इनके जो सहयोगी थे उनका नाम क्या है? लिस्टर। ठीक है। अभी तक जो है इसमें 26 बार अमेंडमेंट हो चुका है। जो पहला हुआ था वो 1920 में और अंतिम बार 1995 में। ओके। इसके कुछ प्रोसेस को समझते हैं। ये जब लागू हुआ था तो भारतीय परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इसका जो सेक्शन 5 है इसके अधीन इसको लागू किया गया था, इनेक्ट किया गया था। ओके। अधिनियमित क्या होता है? इनेक्टमेंट। और स्वीकृति इसको जो दी गई उस समय जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड मिंटो टू, उनके द्वारा जो है इसको स्वीकृति दी गई। 1908 में ये पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया था और ये लागू हो गया। और लागू होने से पहले बहुत सारे सर्वेक्षण हुए थे, बहुत सारे सर्वे हुए थे जमीन के। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि 2 सर्वे किया गया था। एक सर्वे किया गया था टूवर्स के द्वारा और दूसरा सर्वे हुआ था कडस्टुल के द्वारा। ओके। नाम याद रखना है, पहला सर्वे और सेकंड सर्वे। और इस सर्वे में जो भूमि का सर्वे हुआ इसमें टोटल 16 लाख रुपए का खर्च आया था। 16 लाख रुपए का इसमें खर्च आया था। ये जो सीएनटी एक्ट है ये कहाँ एप्लीकेबल है? इसका जो प्रभावित इफेक्टेड जो एरिया है वो कौन-कौन सा है? इसमें आपको याद रखना है झारखंड में 5 प्रमंडल है ना, तो एक को छोड़ दीजिए, संथाल परगना को छोड़ करके। संथाल परगना में 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो कितने बच गए? 18। तो ये बाकी 4 प्रमंडल में उत्तरी दक्षिणी छोटानागपुर, पलामू, कोल्हान के 18 जिलों में ये लागू है। ओके। इसमें कुछ सेक्शंस हैं, उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 9th शेड्यूल में शामिल किया गया है। 9th शेड्यूल में शामिल करने का मतलब ये है, 19th नहीं 9th, है ना? अच्छा, ये जो है शेड्यूल को पहले देख लेते हैं। इसमें 2 शेड्यूल है, शेड्यूल ए और शेड्यूल बी। ठीक है, शेड्यूल ए और शेड्यूल बी। शेड्यूल ए में क्या है डिटेल्स में हम लोग सब पढ़ेंगे, अभी बस आपको छोटा सा विवरण दिया जा रहा है। शेड्यूल ए में क्या है? छोटा नागपुर प्रमंडल में जो एक्ट निरस्त कर दिए गए हैं उसको इसमें शामिल किया गया है। सेम चीज शेड्यूल बी में है, वैसा अ, अधिनियम जो कि मानभूम जिला में निरस्त किया गया था, तो उन सब की सूची बनाई गई है। ओके। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि किस तरह के जमीनों को इसमें शामिल किया गया है, किस तरह के जमीनों को इसमें शामिल किया गया है। तो 4 तरह का जमीन है इसमें। कितना है? 4 तरह का जमीन। मुंडारी, खूंटकट्टी, भुईहर, कोड़कर। तो ये 4 तरह का जमीन जो है इसमें शामिल किया गया है। इसका डेफिनेशन क्या हम लोग सब पढ़ेंगे आगे चल करके। हर एक टेक्निकल वर्ड जो लीगल वर्ड है उसका मीनिंग समझते हुए चलेंगे। ओके। तो इन 4 तरह की जमीन को इस एक्ट में शामिल किया गया है। और अभी जो मैं बता रहा था कि जो अलग-अलग सेक्शंस हैं, टोटल कितना है? 271 सेक्शंस, धाराएँ। तो इसमें कुछ धाराएँ ऐसी हैं जिनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 9th शेड्यूल में शामिल किया गया है। 9th शेड्यूल में शामिल करने का मतलब ये है कि इसमें कोर्ट जो है कुछ नहीं कर सकती है। अमेंडमेंट अगर होगा तो संसद के द्वारा ही अमेंडमेंट होगा।
ओके, तो ये सेक्शंस कौन-कौन से ये आपको याद रखना होगा, ठीक है? यहाँ पर एक गड़बड़ हो गया जो लिखा हुआ है सो टाइपिंग गलत हो गया है, ओके। हाँ, तो मैं बता रहा था कि 9th शेड्यूल में जो सेक्शन शामिल किए गए हैं, उसके नाम आपको याद रखने हैं। कौन-कौन से हैं? 46, 47, 48, 48 ए, 49, 71, 71 ए, 71 बी, 240, 241, 242 ये आप याद कर लीजिए। ये सब सेक्शंस जो है 9th शेड्यूल में शामिल किया गया है। कैसे शामिल किया गया था? 66th अमेंडमेंट 1990 इस अमेंडमेंट के थ्रू जो है, इसमें इन सभी सीएनटी के सेक्शंस को शामिल किया गया। ओके, और शामिल करने का मतलब ये है कि इन सेक्शंस को जो है सुरक्षा मिलती है। कैसा? जुडिशियल प्रोटेक्शन मिलता है, न्यायिक संरक्षण मिलता है। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें केवल संसद का ही एकाधिकार रहेगा। इसमें केवल संसद का ही एकाधिकार रहेगा। संशोधन करने का एकमात्र अधिकार किसको है? संसद को है। ओके, और न्यायपालिका इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। ठीक है? जब सीएनटी एक्ट लागू किया गया, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या था? जो भूमि संबंधी विवाद थे, उसको खत्म करना, ये पहला था, विवादों का अंत। जितने जनजातीय विद्रोह हो रहे थे, उस पर नियंत्रण करना, क्योंकि जो मेन मुद्दा था, वो यही था ज़मीनों को लेकर के। तो ये लागू होने के बाद विद्रोह जो है, जनजातीय विद्रोह, उस पर नियंत्रण करना, ये एक उद्देश्य था। जो आदिवासी हैं, उनके अधिकारों की रक्षा करना और उनको मालिकाना हक दिलाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है? और एक पॉइंट ये भी आपको याद रखना है कि सर्वेक्षण में 16 लाख रुपए का खर्च आया था। ये जितना आपने अभी पॉइंट देखा, ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है। ठीक है? बस इतना ही इसमें आपको समझना है। काफ़ी कम समय में आपको ये समझाया गया है। मैंने कहा ना कि इसको जो है लॉयर की तरह नहीं पढ़ना है। ऐसा पढ़ना है कि सब कुछ समझ में आ जाए और एग्ज़ाम में जितने क्वेश्चन्स बन सकते हैं वो सारे आप सॉल्व कर दें। ये 200 पेज का जो या फिर 271 जो सेक्शंस है उसको याद नहीं करना है। ठीक है? कानून की पढ़ाई आप नहीं कर रहे हैं। तो जिस तरह से पढ़ाया जाएगा आप उसको समझते चलिए, रिवीजन करिएगा और जो क्वेश्चंस कराए जाएँगे उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ये जो पीडीएफ है इसको देख करके जो है रिवीजन हो जाएगा आसानी से। ऐप में आप आसानी से डाउनलोड कर लेंगे और एक पेज का एक इसका सारांश बना करके भी अपलोड कर दिया जाएगा पीडीएफ फाइल। ठीक है? एक पेज का रहेगा, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये जो फिगर्स हैं, ये सबको एक जगह लिख दिया जाएगा ताकि आप एक बार में बहुत ही कम टाइम में 2 से 3 मिनट या 5 मिनट में आप रिवीजन कर लेंगे। ठीक है? तो ये था सीएनटी एक्ट का इंट्रोडक्शन क्लास। ठीक है? आपको कैसा लगा आप जो है कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा क्योंकि बहुत टाइम से वेट हो रहा था इस क्लास का और मैंने सीएनटी कभी पढ़ाया नहीं था। ठीक है? फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ और इस तरह से सीएनटी, एसपीटी बाकी जो लैंड एक्ट्स हैं, फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इन सभी चीज़ों को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे बहुत ही जल्द। ठीक है? उम्मीद है कि 1 हफ्ते के अंदर सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।